नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विश्राम का दिन था। कल यानी शुक्रवार को बनिहाल से फिर शुरू होकर यात्रा कश्मीर में प्रवेश करेगी। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारी बारिश के कारण 1 घंटे की देरी से सुबह 9 बजे शुरू हुई। अपनी पहचान बना चुकी सफेद टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, लेकिन राहुल ने बाद में काला रेनकोट पहन लिया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तिरंगा लेकर राहुल के स्वागत के लिए रास्ते पर जमा हुए। रामबन में करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुधवार दोपहर गाड़ियों से भूस्खलन संभावित क्षेत्र को पार करने के बाद बनिहाल से 2 किलोमीटर पहले से यात्रा फिर शुरू होने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने पत्थरों के गिरने के भारी जोखिम के कारण यात्रा को आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी। बता दें कि ऐसे में यात्रा के अंदर शामिल लोगों को रामबन में एक और रात बिताने को कहा गया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और इसने पंजाब से होते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर लिया था। यात्रा के अंत में राहुल गांधी का 30 जनवरी को श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दरअसल देश में एक मुख्य विपक्षी दल की जरूरत है। विपक्ष का सामने आना बेहद इस वक्त जरूरी था और ऐसे में आपको बता दें कि शायद इसी को समझते हुए राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान लोगों पर, सड़कों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जब वो कश्मीर तक पहुंचेंगे तब हिंदुस्तान की उस जनता को समझ चुके होंगे जो सड़क पर अपने मुद्दों के साथ उनसे मिलने आई थी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो बढ़ती महंगाई से परेशान थे, तो साथ ही कुछ युवकों ने बेरोजगारी की समस्या से भी उन्हें रूबरू कराया। माना जा रहा है कि ये यात्रा राहुल गांधी के व्यक्तित्व को और परिपक्व कर देगी। आज देश को ऐसे नेता की जरूरत है जो जनता को समझता हो। देश के अधिकतर राज्यों में अब बीजेपी का राज्य है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी का राज होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दूसरे नेता बोने ही दिखते हैं। ऐसे में मोदी का सामना करने के लिए राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती है। एनसीपी चीफ शरद पवार जैसे कुछ नेताओं ने यात्रा निकालने के लिए राहुल गांधी की तारीफ भी की है और कहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए भी तैयार हैं। पवार ने ये भी कहा है कि राहुल में दूसरे विपक्षी दलों को साथ मिलाने के लिए क्षमता वो रखते हैं। वैसे देखा जाए तो यात्रा ने राहुल गांधी का राजनीतिक कद जरूर बढ़ाया है, लेकिन पार्टी को जो मोमेंटम या फिर यूं कहें कि गति मिली है, इसको बरकरार रखना जाहिर तौर पे बहुत जरूरी है। जनता के बीच पहुंचकर लगातार अपनी बातों को रखना होगा। यात्रा निकालने के साथ साथ अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत भी करना होगा, तभी कुछ फायदा होगा। यात्रा के दौरान भीड़ तो काफी उमड़ी, लेकिन इसको में क्या वोटों में तब्दील इसको कर पाएंगे राहुल गांधी? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। इसकी पहली झलक 2023 में कुछ अहम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर देखने के लिए भी मिली और इसका लिटमस टेस्ट भी 2024 के लोकसभा चुनावों में होगा और आने वाले राज्य के चुनावों में भी, यानी कि कई प्रदेशों के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना फायदा मिल पा रहा है कांग्रेस को। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता है, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा जी हैं, हमारे साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मुन्ना खान जी आपके साथ करते हैं। राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, भारत को एकजुट करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि उसका असर
उसका फायदा आने वाले राज्य के जो चुनाव है उसमें, या फिर जो 2024 में केंद्र में चुनाव होने वाले हैं, देश में चुनाव होने वाले हैं, उसमें मिलेगा? पहली बात तो मैं साफ कर दूं तो ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये था कि जो नफरती माहौल बीजेपी और आरएसएस के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया उसको समाप्त करने का था। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था या राजनीतिक लाभ लेने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य इसका मेन ये था कि जो गंगा जमुनी तहजीब, जो हमारा आपसी भाईचारे की जिसकी सौहार्द को आरएसएस और बीजेपी के द्वारा इन 2014 के बाद इन 9 सालों में जो बिगाड़ा गया है, तो उसको कहीं न कहीं समाप्ति की ओर जरूर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे महात्मा गांधी जी ने पहले बताया था, किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करने के लिए उनके चार दौर से गुजरना पड़ता है। पहला दौर है उपहास, उसके बाद है उपेक्षा, उसके बाद है तिरस्कार, उसके बाद है दमन। तो इस तरीके से पहले उनके ऊपर कटाक्ष की गई, टिप्पणी की गई, बाद में अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर कोरोना का बहाना लेकर के इस यात्रा को रोकने की भरपूर कोशिश हुई, फिर भी ये यात्रा नहीं रुकी। यात्रा जो है अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जन सैलाब, जिस तरीके से जन समूह हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के पीछे उभरता आता दिख रहा है, तो वो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये जरूर जनसमूह आता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय खैरा साहब, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी का कद इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया? कद यात्राओं से नहीं, जनता से जुड़ने से बढ़ता है। तो जनता से जुड़ने की भी तो वो बात कर रहे हैं, वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जुड़ना चाहिए ना। जो आदमी कई बार सांसद रहने के बाद अपने क्षेत्र से नहीं जुड़ पाया, कि पहला नेहरू परिवार का सदस्य है जो चुनाव हारा हो, ऐसा नेता विपक्ष का नेता बनने से भी, नेता विरोधी दल बनने से भी चूक हो रहा था, क्योंकि ममता जी आगे आ गई, नीतीश कुमार आगे आ गए, शरद पवार जी का नाम आगे आ गया। जब ये लगा कि ये तो इसमें भी पिछड़ जाएंगे इस रेस में, कांग्रेस को विपक्ष का नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तो कुछ तो करना चाहिए, कम से कम विपक्ष का दर्जा तो बचा रहे। तो अपना वो दर्जा बचाने के लिए, इन लोगों से ऊपर उठने के लिए जो 3 नए नेता प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बन गए थे, उनको डाउन करने के लिए यात्रा शुरू की। और हमें अच्छा लग रहा था। मतलब आपको डाउन करने के लिए नहीं, बल्कि बाकी पार्टियों को डाउन करने के लिए यात्रा शुरू की। पांडे जी, किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि शरद पवार तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में वो क्षमता है कि वो एकजुट कर पाए तमाम विपक्षी पार्टियों को। अभी खैरा साहब कह रहे हैं कि हमसे तो कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिकती है, हमारे सामने और पार्टियां कहीं नहीं टिकती है। ये तो आप लोग जिस तरह से तेवर दिखा रहे थे या फिर ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों के पर काटने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की है। पांडे जी, ये हमारे पर क्या कटेंगे, हम अपनी जगह पर मजबूती से हैं। और उन्होंने बंगाल में वामपंथियों के साथ, तो आप तो बंगाल से निकल के देश पे शासन करने की सोच रहे थे ना, सपने तो आप लोग भी देख रहे थे ना सर। हमने तो बंगाल से ही शुरुआत की थी, जहाँ पर उन्होंने वामपंथियों से गठजोड़ किया। बाकी जगह हम बढ़ रहे हैं, हमारे को कोई कांग्रेस की ये अपनी कर्मसूची है वो कर रहे हैं, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ दिया है, ये माने? नहीं, हमने कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया। वो अब हमारी अपना विस्तार कर रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता स्वीकार नहीं आपको? जी नहीं। मुन्ना जी, कैसे एकजुट करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि देखिए 30 तारीख को जब समापन समारोह होगा तमाम विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, ये तो कह रहे हैं हमें आप लोगों के निमंत्रण स्वीकार नहीं है। सवाल ये नहीं कि किसका निमंत्रण स्वीकार है, किसका नहीं स्वीकार है। सवाल ये है कि आज जो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो कद अपना बनाया है, उसे मैं समझता हूँ कि कई दल ऐसे हैं जो उत्साहित हैं और साथ आने की कवायद कर रहे हैं और साथ बहुत जल्द आएंगे। क्योंकि जो पहले छवि न जाने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई हजार करोड़ रुपए एक हमारे राष्ट्रीय नेता के छवि को धूमिल करने के लिए जो खर्च किए गए, मैं समझता हूँ आज उसको पानी पानी होता दिख रहा है। इसलिए आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कि मैंने जो खर्च किए, जो 1500 से 1600 करोड़ रुपया एक इंसान को आपके पास तो पूरा आंकड़ा है कि राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 करोड़ 16 करोड़ 1500 करोड़ 1600 करोड़ यही बोला आपने? बिल्कुल बोला। ठीक है सर, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है विजय खैरा साहब?
राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए कह रहे हैं हमने तो सब पे जितनी उम्मीदें आप लोगों की थी सब पे पानी फेर दिए राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की है। अब बताइए वो कभी अपनी इमेज बना पाए? अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी गंवा दी, पार्टी को नीचे कर दिया, हर प्रदेश में हारते चले गए, कहीं पर उसका शासन चलता रहा ममता जी का, कहीं पर एनसीपी का चलता रहा। आपने देख करके सारे प्रदेश गंवा दिए। नेतृत्व की क्षमता अपने में पैदा करना चाहिए। तो मेन बात तो ये है। और फिर भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे, काम क्या किया इन्होंने, क्या सीखा? आके जब आए दिल्ली तक पहुंचे तो अरुणाचल पे ही कह दिया कि हमारे सिपाही पीटे गए, हमारे सैनिक पीटे गए, हमारी आर्मी के लोगों को मारा उन्होंने। और ये भी बोल दिया साथ में हमारे आर्मी के लोगों के बंदूकें नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं कि LIC पे बंदूक लेके नहीं जा सकते वहाँ परेड जब घूमते हैं चहलकदमी करने, इनको कुछ पता है नहीं। तो वही पहले सबसे पहले अब माफी मांग रहे हैं। नहीं अब आप लोग ये आरोप लगाते थे कि देखिए AC वाले नेता हैं, ये तो एयर कंडीशन वाले नेता हैं, ये जमीन पे नहीं उतरते हैं, ये धूप में नहीं चलते हैं, सर्दी में नहीं चलते हैं, ये गरीब को नहीं जानते हैं। सर ये तो अब राहुल गांधी देखिए सड़कों पे चल रहे हैं और कई हजार किलोमीटर चल रहे हैं। अब तो आप ये नहीं कह सकते ये AC वाले नेता है। देखिए आपके सामने AC वाले नेता कभी नहीं बोला है। अखिलेश की बात छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी की, हमने ये कभी नहीं बोला। हमने तो खाली ये बोला है कि उनके नेतृत्व की क्षमता नहीं है और पार्टी का वो सत्यानाश कर रहे हैं, ये बोला हमने उनसे खाली। और आपके सामने प्रमाण दिया। क्या उन्होंने नहीं बोला था? कांग्रेस प्रवक्ता अगर यहाँ से बताएं अरुणाचल में हमारे सैनिक पीटे गए, ये नहीं बोला था क्या? अभी जब कश्मीर में पहुंचे तो क्या बोले कि जम्मू और कश्मीर को बांटने का काम हमने किया है। किया किसने है? आपके सामने है। जम्मू का सारा बजट कश्मीर में जाता रहा, लेह का सारा बजट सारा का सारा पूरा कश्मीर में जाता रहा। और ये बार बार कश्मीर से अपने प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनते रहे। और इन्होंने कभी कोशिश नहीं की 3 से 70 चली जाए। अब दिग्विजय सिंह ने जब बोला, अब इन्होंने पहली बार बोला कि दिग्विजय सिंह गलत बोल रहे हैं। इसके पहले तक दिग्विजय सिंह पर हाथ रखे हुए थे। अब ठीक है, क्या कहें मुन्ना जी, देर आए दुरुस्त है। और दूसरी बात, इस बात को लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि आखिर उसे किस पिच पर खेलना है। दूसरी बात, इस बात को भी बताइए कि अब क्योंकि ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, ये वोटों में तब्दील कैसे होगा? इसके लिए तो ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, बूथ स्तर पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके लिए तैयार है क्या आप लोग? बिल्कुल तैयार है। बूथ लेवल पे कार्यकर्ता तैयार है। मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ, वो ऐसे लोगों से भी मिल रहे जो लोग रोजगार से परेशान है, व्यापार से परेशान है, महंगाई से परेशान है। ये सारी बातें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है, सुनने को और समझने को मिल रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है तो ये देश को जोड़ने का काम हो रहा है। ये देश अब समझ रहा है कि किस तरीके से 2014 के बाद उनके साथ। चलिए अब 30 तारीख को जो समापन कार्यक्रम होगा उसके बाद क्या माना जाए कि भारत जुड़ गया? नहीं, बिल्कुल भारत जुड़ रहा है। जिस तरीके से आप देख लो, रॉ के चीफ साथ आ रहे, कई मठ के पुजारी आ रहे, कई मौलाना मौलवी पंडित आ रहे, कई चर्च के पादरी आ रहे। तो इसे सीधा मौलाना पादरी पहले भी आपके साथ थे। अब मित्र हमें सुन ले मित्र हमें सुन ले। कह रहे मौलाना साहब तो पहले भी आपके साथ ही थे। साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई अब भारत जुड़ रहा है। जिस तरीके से 2014 के बाद नफरती माहौल में भारत को जीने को मजबूर किया गया बीजेपी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा, तो मैं समझता हूँ आज वो पोस्टर हटा तो नहीं है, लेकिन उस पोस्टर में छेद जरूर हुआ है। आज लोगों को ये समझ आया है कि वाकई जो भारत के अंदर नफरत फैल रही है वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ही फैल रही है। आज आप देख लो, किसी भी मुद्दे पर बीजेपी जवाब नहीं देगी। हाँ, वो 2-4 चीजों पे जवाब देती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, क्योंकि उसे नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जाता है। तो आप आज बेरोजगारी पे पूछ लो, खामोश हो जाएगा। महंगाई पे पूछ लो, खामोश हो जाएगा। इनके वादे थे, बहुत हुई महंगाई के मार, इस बार फलान ढिकाम सरकार 15 लाख आएंगे, खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिए जाएंगे। तो ये सपने के सौदागर, ये लोग सपने बेचने में माहिर, ये सपने पूरे नहीं करते, बस सपने दिखाते। अब 2024 आ रहा है और बीजेपी के द्वारा सपने बेचने शुरू हो गए। 2022 में ये 2027 की बात करते थे। ठीक है, सपने तो और भी पार्टियां देख रही है ना सर, सपने तो और भी पार्टियां देख रही है। पांडे जी, मेरा सवाल सीधा सा आपसे है कि देखिए अभी तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह से कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी की इस यात्रा में भारी भीड़ है, वो लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये वोटों में भी तब्दील होगी।
आप लोगों को क्यों ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर वो क्षमता है? क्यों आप लोगों को लगता है कि वो नेतृत्व अच्छा सा नहीं कर पाते? क्यों आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं स्टैंड नहीं करती? क्यों आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ नहीं होगा, इससे बढ़िया तो यही है कि हम अलग से चुनाव लड़े? क्यों राहुल गांधी पे इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप? क्यों कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं ना, उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के साथ गठजोड़ किया, जिस वामपंथियों से हमेशा उनका अलगाव था। तो इससे समझ में आ रहा है कि उनका बेस कमजोर है, उनके पास कुछ नहीं है, तभी तो वामपंथ दूसरे दल के साथ जाके जुड़ के इलेक्शन लड़ते हैं। अगर उनके पास कुछ होता, वजूद होता, तब तो उनके क्या जरूरत थी वामपंथियों के साथ जुड़ने की? ये मुन्ना जी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसे किसी राज्य से जोड़कर नहीं मापा जा सकता। और वामपंथी बंगाल में मजबूत है, इसलिए हमने वहाँ पे गठबंधन करने का काम किया। बाकी पूरे देश के अंदर कांग्रेस मजबूत है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। ये तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। ये तो आना नहीं चाहते ना, मना कर दिया है, काम करें, मना कर दिया उन्होंने, वो आना नहीं चाहते आप लोगों के साथ, कह रहे हम नहीं आएंगे। नहीं, एक दल के नहीं आने से कोई बात नहीं होता। अभी हमारे साथ कई अखिलेश यादव मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। यूपी में तो आप लोगों ने आमंत्रित किया था, वहां तो वो पहुंचे नहीं, कहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे? नहीं, आमंत्रित तो हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने सभी दलों को किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप हो। क्योंकि एक चीज उसमें अहम था, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको कहीं भी कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस के झंडे से भारत जोड़ो यात्रा का कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें सिर्फ हिंदुस्तान का झंडा दिखा है, ये बड़ी बात थी। इसलिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी और न जाने कई दल के अध्यक्ष जुड़े, राव चीफ जुड़े, मुल्ला मौलाना मौलवी पादरी मठ के पुजारी जुड़े। इससे साफ संदेश ये भी खैरा साहब कह रहे थे मुल्ला मौलाना तो जुड़े, पादरी भी जुड़े, लेकिन मठ के कौन जुड़ा आपके साथ? योगी छगननाथ जुड़े मध्य प्रदेश से, भोपाल से, केसी राव जुड़े महाराष्ट्र में, कौन से नहीं जुड़े? सभी जुड़े। बीजेपी के लालसन लगाने से, बीजेपी के कह देने से कि कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ 2024 के मामले में बीजेपी बहुत बड़ी भूल कर रही है, जो हल्के में नापने की बात कर रही है और अपने आप को इतनी मजबूत समझ रही है। अभी इनसे सवाल करेंगे युवा, सवाल करेंगे किसान, सवाल करेंगे जवान, सवाल करेंगे व्यापारी। क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा खैरा साहब? कह रहे जवान, किसान, बेरोजगार सब आपसे सवाल करेंगे। अगर ये इस बात पर खुश हैं कि मौलाना इनके साथ जुड़ गए हैं और पादरी इनके साथ जुड़ गए हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये तो पहले जोड़ के रखे थे। भारत जोड़ो यात्रा की बात थी, जो मोहन भागवत जी को मस्जिद में जाना पड़ा, मदरसे में जाना पड़ा। ये भारत जोड़ो यात्रा की ताकत बता रही थी। किस तरीके के से आरएसएस के लोग मंदिर और मस्जिद और मदरसे में और गुरुद्वारे में जा रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा की निशानी है और ये भारत जोड़ो यात्रा की ताकत है। अब समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब ये मुझे बोलना था नेहा जी। ठीक है, खैरा साहब बोल रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आती हूँ फिर से। खैरा साहब, मैंने खाली ये कहा था कि ये लोग तो आपके पास जुड़े ही थे, फिर भी आप चुनाव बराबर हारते चले जा रहे हैं, क्योंकि तुष्टिकरण की चुनाव हारना जीतना ये तो लोकतंत्र। अरे एक मिनट चुप रहो ना यार, आप सुन लेते हारना जीतना क्या है? क्या जवाब तो मुझे देना है कि आप ही जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी से? दीजिए। आपके ही नेता कहते हैं ना सर कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 का टेस्ट देखना, 2024 का चुनाव देखना, तो उसको तो लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा ही जा रहा है। क्यों नहीं देखा जाएगा? राजनीतिक पार्टी हो आप तो राजनीति तो करोगे ही। अब कांग्रेस का झंडा अगर यात्रा में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगोगे या कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करोगे आप। खैरा साहब कुछ कहे थे, जल्दी से बात रखिए। ये कह रहा था, इन्होंने जो करना था ये भी 1 लाख बार बोल चुके हैं तो 15 लाख बाकी चाहिए। पर जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने उसके पहले क्या बोला था, और 2 बार आप चौपट हो गए। फिर आप बॉर्डर पे करने लगते हैं, 2 बार फिर आप चौपट हो गए उसमें भी। फिर आप नोटबंदी पे आते हैं, उसमें चौपट हो गए। राफेल में आप हार गए सुप्रीम कोर्ट से, नोटबंदी में आप हार गए सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी आप बोले चले जाते हो। तो बोलो, हमें तो सूट करता है। आप बेरोजगारी पे चिल्लाते हो, करते कुछ नहीं हो। सजेशन आपके पास चले मानते हैं बेरोजगारी है तो विपक्ष चिल्लाएगा ही सर।
तो काम है बेरोजगारी का मुद्दा उठाना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ चिल्लाइए नहीं, सॉलिड बात करो। पार्लियामेंट से क्यों भाग जाते हो बहस में? क्यों आप वहाँ से जिस समय बहस आती है बेरोजगारी पे खिसक जाते हैं कोई ना कोई बहाने से? आओ ना बहस करो ना, हम तो कह रहे हैं बेरोजगारी पे बहस करो, हम तो तैयार हैं। पूरे विश्व के साथ मुकाबला करो। भारत कम से कम 150 देशों से बेहतर स्थिति में है इस समय रोजगारी का, जहाँ तक सवाल है। पूरे विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। ये लोग समझते हैं, जनता समझते हैं। मुद्दा को उठाओ जहाँ गलतियाँ की हो। किन देशों से बेहतर स्थिति में है और किन देशों से बेहतर स्थिति में नहीं है, इसका आकलन तो जनता को करना है और जनता कर देगी। हमें ये नहीं, और जनता को ये मतलब नहीं है कि आप 150 जो देश है उनसे बेहतर स्थिति में है। जनता को इससे मतलब है कि आप क्या वादे करके आए थे और उन वादों पे खरे उतरे हैं या नहीं, और इसका जवाब तो जनता दे देगी आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा वक्त नहीं है मेरे पास। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।